Hello students, today we are going to study the topic electric current and its effects. So first of all, we need to know what is electric current. Electric current is the flow or the movement of charges. When charges move or flow in some conductor or in some wire, then we call it इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस का फ्लो होता है, या हम कह सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स जिनको कि हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनका जो फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि लाइटनिंग है या बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स उससे काम करते हैं. सो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. So in this chapter we will study about electric current as well as its effects. Effects यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब स्टार्ट होगा किसी भी चीज़ के अंदर तो वो क्या क्या इफ़ेक्ट और प्रोड्यूस करेगा, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So in class 6 you have learnt about the electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपने सिक्स्थ में पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए या बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी आपने वहाँ पर पढ़ा था. तो उसके लिए आपको चाहिए होता था एक बल्ब, सेल, वायर्स, स्विच एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करके ही क्या बनता था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता था. इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए यूज़ किया बल्ब, वायर्स, स्विच एट्सेट्रा, तो उन सब के लिए अब हम सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं. तो सिंबल्स का यूज़ कैसे करेंगे और किस कंपोनेंट के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक सिंबल होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो वी विल मूव टू द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यहाँ पर दिखाया गया है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसको भी हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. वन लाइन इज़ लॉन्ग एंड द अदर इज़ शॉर्ट. तो ये सिंबल होगा सेल का. सेकेंड इज़ द इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ड्रॉ करने के लिए हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. थर्ड इज़ द स्विच इन ऑन पोजीशन. ऑन पोजीशन में स्विच अगर जब भी दिखाना होगा तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों साइड से एकदम क्लोज है, तो क्लोज का मतलब कि ऑन है सर्किट. स्विच इज़ इन द ऑन पोजीशन. नेक्स्ट इज स्विच इन ऑफ पोजीशन. ऑफ पोजीशन के लिए हमने स्विच को एक तरफ से ओपन रखना है इस तरीके से. तो ये स्विच इन ऑफ पोजीशन हो गया, क्योंकि जब तक ये क्लोज नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द बैटरी. बैटरी को शो करने के लिए जैसे हमने सेल के लिए इस तरीके से एक बनाया था, वन लॉन्ग लाइन एंड वन शॉर्ट लाइन, तो ऐसे ही हम और कनेक्ट करते जाएंगे, वन लॉन्ग वन शॉर्ट. तो जितने भी सेल्स को यूज़ करके बैटरी बनी है उतने ही हम ये सिंबल ड्रॉ करेंगे बैटरी के लिए. नेक्स्ट इज़ द वायर. वायर यानी कि कोई भी अगर आपको तार शो करनी है तो उसको सिंपल एक लाइन से हम शो करेंगे, स्ट्रेट लाइन से. तो ये सारे सिंबल्स थे. अब जो हमें एक और बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं, मोर देन वन सेल को एक साथ, तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बैटरी. और बैटरी को जब भी हम कनेक्ट करेंगे, मोर देन वन सेल को जब भी कनेक्ट करेंगे किसी भी डिवाइस के अंदर, इट मे बी अ रिमोट कंट्रोल, इट मे बी अ टॉर्च, तो वहाँ पर हमें कैसे इसको कनेक्ट करना होगा. दो सेल्स को जब कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक सेल का वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा. वन का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, हमेशा ये दोनों कनेक्ट होंगे एक साथ, तभी जो हमारी बैटरी वो प्रॉपरली वर्क करेगी. अगर हम सेम चार्जेस को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल और बैटरी, तो अगर हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा. तो हमें हमेशा पॉजिटिव
और नेगेटिव जो टर्मिनल्स हैं इन दोनों को साथ में रखना होगा। ये हम 6th में पढ़ चुके हैं कि एक सेल के अंदर 2 टाइप्स के टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल। सो वी कैन सी हियर कि यहाँ पर जो डायग्राम्स हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया है 2 सेल्स का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 का पॉजिटिव और सेकंड का नेगेटिव कनेक्ट है साथ में। इसी तरीके से 4 सेल की बैटरी यहाँ पर दी गई है। तो 4 सेल्स की बैटरी में भी हम देख सकते हैं कि जो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, इसी तरीके से इनको कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये प्लस वाला साइन जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, इनको ही वायर्स के साथ जॉइन किया गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो तभी ये वर्क करेंगे। अगर हम पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को साथ में जोड़ा गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, व्हाट वी कैन सी हेयर इज़ अ सेल होल्डर। सेल होल्डर के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो 2 सेल्स को कनेक्ट करके बैटरी बनाई गई है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 1 का पॉजिटिव और सेकंड का नेगेटिव को कंबाइन किया गया है। तो डिफरेंट टाइप के सेल होल्डर्स भी होते हैं डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस में। You could also buy cell holders from the market for making batteries of 2 or more electric cells. Place the cells in them properly such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Connect a piece of wire each to the metal clips on the cell holder as shown. Your battery is ready for use. तो यहाँ पर जहाँ भी हमने 2 सेल कनेक्ट कर लिए, ये एक बैटरी बन जाती है और इसका हम यूज़ कर सकते हैं। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी इज शोन इन टेबल 14.1। तो ये हमने अभी देखा था कि बैटरी शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, जितने भी आपने सेल लगाए हैं उसके हिसाब से। एक्टिविटी 14.1 इज मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। तो इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है और यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। यहाँ पर एक सेल यूज़ किया गया है, वायर्स को यूज़ किया गया है, फिर एक बल्ब है यहाँ पर, और स्विच की जगह पर एक सेफ्टी पिन को यूज़ करके स्विच बनाया गया है। तो अगर हम इस स्विच में से वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑफ, और अगर इसे कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑन पोजीशन में। सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज शोन इन फिगर 14.7। अभी तक हमने सिंबल्स पढ़े थे सारी चीज़ों के, तो इस सर्किट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि उन सभी सिंबल्स का यूज़ करके हमने ये सर्किट डायग्राम बनाया है। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हो ऊपर का कंपोनेंट, दिस इज़ बल्ब, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप का, ये सारे वायर्स हैं कनेक्टेड। फिर यहाँ पर हमें जो ये ऑन ऑफ की पोजीशन में, ऑन पोजीशन में दिख रहा है वो है स्विच, और ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये है सेल या बैटरी के लिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ करके हमारा बन गया ये इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्योंकि यहाँ पर सिंबल्स को ही शो किया गया है तो इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स या इलेक्ट्रिक सर्किट भी कह सकते हैं। नाउ what is written here, in the bulb there is a thin wire called the filament which glows when an electric current passes through it. When the bulb get fused its filament is broken। तो बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर होती है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। ये टंगस्टन नाम के मेटल से बनता है और ये फिलामेंट ब्रेक हो जाता है जब हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। कॉशन यहाँ पर एक लिखा गया है, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स, इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड मे गेट बर्न बैडली। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और एन इन्वर्टर, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हैंडल करते टाइम हमें बहुत ही केयरफुली उनको यूज़ करना चाहिए ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ना ही हमें किसी हॉट बल्ब को टच करना चाहिए। Here is a question, if the filament of the bulb is broken, would the circuit be complete? Would the bulb still glow? अगर एक बल्ब का फिलामेंट फ्यूज़ हो जाता है तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? तो आंसर इज़ नो, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा।
नाउ वी कम टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो पहला इफेक्ट हम यहाँ पर करंट का पढ़ेंगे उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हुए हम अपने आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को देख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि जो आपकी आयरन है वो भी हीटिंग इफेक्ट से काम करती है, या फिर हेयर ड्रायर है, या फिर टोस्टर है। ये सारी चीज़ें किससे काम करती हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। या फिर एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर आती है बल्ब। बल्ब में भी हम हीटिंग इफेक्ट को फील कर सकते हैं। Now we come to the activity 14.2. Take an electric cell, a bulb, a switch and connecting wires. Make an electric circuit as shown in figure 14.9. This activity has to be done using only one cell. Keep the switch in off position. Does the bulb glow? Touch the bulb. Now move the electric switch to the on position and let the bulb glow for a minute or so. Again touch the bulb. Do you feel any difference? आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन टच द बल्ब अगेन। तो 14.9 हमें डायग्राम देखना है। 14.9 डायग्राम हमने अभी भी देखा था। ये वाला जो डायग्राम है ये हम देख सकते हैं। इसमें भी सिंबल्स से शो किया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज़ अ बल्ब, दीज आर द वायर्स, दिस इज़ अ सेल, दिस इज़ द स्विच। द स्विच इज़ इन ऑफ पोजिशन। यहाँ पर स्विच जो है ऑफ पोजिशन में है। तो यहाँ पर अब हमें कहा गया है कि हमें इस स्विच को ऑफ पोजिशन में रख कर देखना है बल्ब को टच करके। तो बल्ब हमारा यहाँ पर हीट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो स्विच है वो ऑफ पोजिशन में है। अगेन हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करके इस स्विच को ऑन पोजिशन में कर देंगे। और जब हम इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा बल्ब ग्लो होगा। और जब हम बल्ब को टच करके देखेंगे तो बल्ब कैसा होगा, हॉट हो जाएगा उस टाइम पर। तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होते टाइम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे कि बल्ब क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इस इफ़ेक्ट का हमें पता चलता है इस एक्टिविटी से। फिर एक्टिविटी 14.3 हम देखेंगे। यहाँ पर भी हमें एक सर्किट ड्रॉ करना है, जैसे कि 14.10 डायग्राम में दिया है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। ये जो आप वायर देख रहे हो ये एक मेटल से बना है जिसको हम कहते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम इज़ अ मेटल। नाइक्रोम का एक वायर यहाँ पर लगा हुआ है चारों तरफ, एंड टाई इट बिटवीन द नेल्स। और यहाँ इसको हमने नेल्स के, ये आयरन नेल्स के ऊपर इसको टाई किया है। Touch the wire. Now switch on the current in the circuit by moving the switch to the on position. After a few seconds, touch the wire. Do not hold it for a long time. Switch off the current. Touch the wire again after a few minutes. तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर भी हमें ये जो स्विच लगा हुआ है उसको ऑन और ऑफ पोजीशन में बार बार चेंज करके देखना है कि क्या वायर ऑन पोजीशन में हॉट होता है या ऑफ पोजीशन में हॉट होता है। तो हम देखेंगे कि जब हम करंट को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो यहाँ पर जो नाइक्रोम की वायर्स हैं ये कैसी हो जाएंगी, हॉट हो जाएंगी। फिर जब हम उसे ऑफ़ करेंगे तो फिर से ये कोल्ड हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि नाइक्रोम वायर्स के अंदर जब करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पर हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसका। तो ये भी हीटिंग इफ़ेक्ट को शो करती है ये एक्टिविटी। The wire gets hot when an electric current passes through it. This is the heating effect of the electric current. तो जब भी किसी वायर के अंदर से, बल्ब के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वहाँ पर हीटिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड? तो हमें ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस के बारे में पता है जहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है, और ऐसे बहुत सारे नाम आपके माइंड में आ सकते हैं। तो पहला यहाँ पर आपको एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। यहाँ पर एक रूम हीटर या एक सिंपल हीटर है जहाँ पर कि क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ हो रहा है। You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. All these contain a coil of wire. इस हीटर के अंदर हम देखते हैं कि एक coil of wire होती है। ये जो हीटर होता है इसके अंदर हम देख रहे हैं ये कॉइल बनी हुई है, तो ये वायर्स की एक कॉइल होती है इसके अंदर। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, और इसको कहते हैं एलिमेंट। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन,
After connecting to the electric supply, their elements become red hot and give out heat. तो हम देखते हैं कि इसका जो एलिमेंट है, ये जो कॉइल लगी हुई है हीटर के अंदर, ये रेड हॉट हो जाती है जब हम कनेक्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक सप्लाई से. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल, लेंथ एंड थिकनेस. अब कितनी हीट इस वायर के अंदर प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करती है 3 पॉइंट्स के ऊपर. इस वायर के मटेरियल के ऊपर कि ये किस मटेरियल से बना है, सेकंड इसकी लेंथ कितनी है, और थर्ड इसकी थिकनेस कितनी है. तो 3 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना ज़्यादा हॉट होगा. Thus, for different requirements, the wires of different materials and different lengths and thickness are used according to the requirement. The wires used for making electric circuits do not normally become hot. On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. तो जब हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट्स ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं, तो वहाँ पर जो वायर्स होते हैं वो इतनी जल्दी हॉट नहीं होते हैं, जो वायर्स हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए यूज़ करते हैं. जबकि जो हम वायर्स यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, तो वो बहुत जल्दी हॉट हो जाते हैं और वो इतने रेड हॉट हो जाते हैं कि वो हमें इजीली दिखाई भी देते हैं. तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट. ये एलिमेंट यूज़ होते हैं हीटर्स में और इलेक्ट्रिक आयंस में. यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयन में भी इस तरीके का एलिमेंट यूज़ हुआ है ये. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Bujo could not see element in an electric iron. Paheli told him that electrical appliances such as immersion heaters, hot plates, irons, geysers, electric kettles, hair dryers have elements inside them. तो यहाँ पर प्रेस को खोल के देखते हैं तो इसके अंदर भी ऐसा एलिमेंट होता है. सभी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इस तरह का हीटिंग एलिमेंट होगा. नाउ वी कम टू दिस डायग्राम ऑफ अ बल्ब. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आपको एक शाइन करता हुआ एक दिखाई दे रहा है, दिस इज़ नोन एज द filament of the bulb, and when this filament breaks तो तभी bulb fuse हो जाता है. The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. But is it possible for a wire to melt and break? Let us check it out. तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये इतने हाई टेम्परेचर तक हीट होता है कि ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. और अगर इसके अंदर एक्सेस करंट पास हो जाए, कभी लार्ज करंट पास हो जाए, तो ये वायर जो होता है मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है. तो क्या इस तरीके के वायर्स और भी होते हैं जो कि वायर जो इलेक्ट्रिक करंट एक्सेस पास होने से मेल्ट हो सकते हैं? इसके बारे में हमें पढ़ना है आगे. बट बिफोर दिस वी विल स्टडी अबाउट दिस the two topics, that is CFL and LED. CFLs के बारे में हम जानते हैं, these are the compact fluorescent lamps, और LED is the light emitting diodes. तो ये दोनों तरह के जो लाइट्स हैं इनका आजकल बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसको सेव करते हैं और जो लाइटिंग है वो भी अच्छी देते हैं. तो इसकी वजह से इनका यूज़ किया जाता है आजकल कि ये क्या करते हैं कि एफिशिएंटली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और एक बेटर लाइटिंग का एक सोर्स है ये. तो इसीलिए LED, लाइट एमिटिंग डायोड्स और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स का यूज़ आजकल किया जाता है. नाउ वी कम टू द एक्टिविटी 14.4. Make the circuit we use for activity 14.3 again. However, replace the cell with a battery of 4 cells. Also, in place of nichrome wire, tie a thin strand of steel wool. तो हमने जो अभी नाइक्रोम वाली जो वायर टाई की थी इस तरीके से आयरन नेल्स के अराउंड में, उसी तरीके से एक सर्किट बनाना है, और वहाँ पर हमें नाइक्रोम वायर की जगह पर क्या यूज़ करना है इस बार? thin strand of steel wool. Steel wool is commonly used for cleaning utensils and is available in grocery shops. तो हम जो utensils को क्लीन करने के लिए जो स्क्रबर की तरह जो स्टील वूल यूज़ करते हैं, उसका हमें यहाँ पर वायर टाई अप करना है. इस बार आयरन नेल्स के अराउंड में इस बार हमें स्टील वूल का जो एक वायर है उसको टाई करना है. इफ़ देयर आर एनी फैंस इन द रूम, स्विच देम ऑफ. नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट for some time. Observe the strand of steel wool carefully. Note what happens. Does the strand of steel wool melt and break? तो ये हमें चेक करना है कि जब हम आयरन नेल्स को के अराउंड इस बार स्टील वूल को टाई करेंगे और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट भी पास करेंगे बीच में से सेल लगा करके, तो हमें सारे फैंस को ऑफ रखना है और फिर हमें चेक करना है कि
वो जो हमने स्टील वूल का वायर बनाया था, क्या वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है या नहीं? Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. These wires are used for making electrical fuses. तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में जो हमने स्टील वूल का वायर यूज़ किया था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरीके के जो वायर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ेस में, जो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाते हैं क्विकली जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट एक्सेस में पास किया जाता है। तो इस तरह के वायर्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ेस में। तो फ्यूज़ क्या होते हैं, एक तरह के सेफ्टी डिवाइसेस हैं। ये सेफ्टी डिवाइसेस क्यों हैं, क्योंकि जब भी इनमें से एक्स्ट्रा या लार्ज करंट पास होता है तो ये मेल्ट हो जाते हैं उसी टाइम पर और जो पावर सप्लाई है वो ऑफ हो जाती है। तो इससे जो शॉर्ट सर्किट का खतरा है, जो आग लगने का खतरा है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए हम फ्यूज़ेस को या इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ेस को सेफ्टी डिवाइसेस भी कहते हैं। और इनमें ऐसे वायर्स का यूज़ होता है जो कि ईजिली मेल्ट हो जाते हैं एक्सेस करंट के पास होने से। फ्यूज़ेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम्स दिए हैं जो कि फ्यूज़ यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में उनके। बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या लिखा है, इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें जब भी हम एक सर्किट में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें एक डिसाइडेड अमाउंट का करंट ही पास होता है। अगर उससे ज़्यादा करंट उसमें पास होने लगे तो शॉर्ट सर्किटिंग या फायर प्रोड्यूस हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ उसमें इंसर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ के अंदर ऐसे वायर होते हैं जो कि बहुत ईजीली मेल्ट हो जाते हैं अगर एक्सेस करंट उनके थ्रू पास होता है। तो इनको इसीलिए हम जो फ्यूज़ेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस भी कहते हैं। ऐसे ही एक फ्यूज़ का नाम यहाँ पर आ रहा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और MCB। तो MCBs जो हैं वो बहुत आजकल फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं एज अ फ्यूज़। These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit। तो ये हमने देखे कि इनके जो स्विच हैं वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं अगर करंट एक सेफ लिमिट से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है। तो यू टर्न देम ऑन एंड सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीट। तो इस तरह के MCBs बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर से जब एक्सेस करंट फ्लो होता है तो ये खुद ही ऑफ हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं और बाद में हम उन्हें जब करंट सप्लाई प्रॉपर हो जाती है तो हम उन्हें दोबारा से ऑन भी कर सकते हैं। Now here is a note written here. Always use proper fuses which have been specified for particular applications carrying ISI mark। हमें हमेशा ISI mark के स्टैंडर्ड जो फ्यूज़ हैं वही यूज़ करने चाहिए। Never use just any wire or strip of metal in place of a fuse to avoid the fires। जो फ्यूजेस होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। फिगर 14.14 shows fuses used in our homes. Fuses shown in figure 14.15 are generally used in electrical appliances। तो 14.14 और 14.15 जो डायग्राम है वहाँ पर हमें दिखाए गए हैं फ्यूज़, ये जो हम अभी देख चुके हैं। और MCB का डायग्राम भी हमने अभी डिस्कस किया। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड नाउ वी कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ इफेक्ट, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी डिस्कस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास होने से हीटिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था उसी तरीके से कई बार इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। अब मैग्नेट क्या होता है, वी नो दैट वेरी वेल दैट व्हेन a substance is able to attract the iron particles towards itself, then we called it as a magnet। और इस तरह का जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो सब्सटेंस, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसको कैसे प्रोड्यूस करता है उसके लिए हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 14.5। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। मैच बॉक्स जब डिस्कार्ड हो जाता है तो उसकी हमें ट्रे लेनी है। रैप एन electric wire a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. Now connect the free ends of this wire to an electric cell through the switch. तो यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं कि एक डिस्कार्डेड मैच बॉक्स की ट्रे है जिसके ऊपर हमने एक वायर को टाई अप किया है 3-4 टाइम्स और 4-5 टाइम्स। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, और इसके अंदर हमने रखी है कंपास नीडल। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल, और ये फ्री एंड्स को हमने कनेक्ट किया है सेल के साथ, और बीच में एक स्विच भी लगाया है, बल्ब भी लगाया है। तो पूरा एक सर्किट इसमें ड्रॉ किया है हम कह सकते हैं, या सर्किट इसमें बनाया है, और उसके साथ एक मैच बॉक्स के ऊपर वायर को वाउंड करके टाई करके लगाया है। और इस मैच बॉक्स के अंदर हमने मैच बॉक्स की जो ट्रे है उसके अंदर एक कंपास नीडल को रखा है। ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है जब यहाँ पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये डिफ्लेक्शन होता है, इसमें मूवमेंट होता है इस नीडल के अंदर, तो इसका मतलब कि वहाँ पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। Now note the direction in which the compass needle is pointing. Bring a bar magnet near the compass needle. Observe what happens. Now while watching the compass needle carefully, move the switch to the on position. तो हमें क्या करना है कि कंपास नीडल की पोजीशन को देखना है और उसी टाइम पर एक बार मैग्नेट को यहाँ पर लाना है इसके नज़दीक। जब हम बार मैग्नेट को कंपास नीडल के नज़दीक लाएंगे और स्विच को ऑन कर देंगे, यानी कि करंट को पास होने देंगे, तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेट है उसके अंदर, जो कंपास नीडल है उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन या मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर करंट पास होने पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और इस इफ़ेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट है, ही वॉज हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड और H.C. ओरेस्टेड। ही ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट फॉर द फर्स्ट टाइम। वॉट डू यू ऑब्जर्व? डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफ्लेक्शन यानी कि मूवमेंट होगा कंपास नीडल में मैग्नेट को उसके पास लाने पर और करंट को ऑन करने पर। तो इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, बिकॉज वी नो दैट द नीडल ऑफ कंपास इज़ अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ये जो कंपास नीडल होती है इसके अंदर एक छोटी सी नीडल लगी होती है जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, और ये एक मैग्नेट होती है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। जब हम इसके पास एक दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस? व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट? एक्टिविटी का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर है। वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपास इज़ अ टाइनी मैग्नेट। कंपास नीडल की जो नीडल होती है वो एक टाइनी मैग्नेट होती है जो कि पॉइंट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जब हम उसके पास एक दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तो नीडल डिफ्लेक्ट होती है, मूव करती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर। और जब हम मैग्नेट को हटाकर अगर स्विच ऑन कर देते हैं और करंट फ्लो करते हैं, तब भी हम देखते हैं कि जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, मूव करती है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम इन ऑब्जर्वेशंस को कनेक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो कंपास नीडल थी वो एक मैग्नेट को उसके पास लाने पर भी डिफ्लेक्ट करती थी, और वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने पर भी डिफ्लेक्ट करती है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर हम कनेक्ट करें तो इससे हमें पता चलता है कि जब मैग्नेट नहीं भी होता है वहाँ पर और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दैट टाइम भी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर उस टाइम पर एक तरह का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। So this is known as the magnetic effect of the electric current. This is what a scientist called Hans Christian Ørsted observed for the first time. So when an electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is called the magnetic effect of the electric current. Even we can make the
मैग्नेट्स फ्रॉम द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे एक वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उससे हम मैग्नेट बना सकते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इस तरह के वायर को जिससे करंट फ्लो हो रहा है और उससे हम मैग्नेट की तरह यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। Next topic is electromagnet. Take around 75 centimeter long piece of insulated plastic or cloth covered or enameled flexible wire and an iron nail, say about 6 to 10 centimeter long. So as we can see in the diagram, यहाँ पर हमें चाहिए एक आयरन नेल और ये वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेल भी लगा हुआ है फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये है एक स्विच। दिस इज स्विच, दिस इज सेल, this is a iron nail and these are the wires. So what we will need, एक तो हमें आयरन नेल 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग चाहिए और 75 सेंटीमीटर के अबाउट हमें लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड वायर चाहिए। इंसुलेटेड क्यों? क्योंकि इसके ऊपर या तो प्लास्टिक या फिर क्लॉथ रैप होना चाहिए। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। जो हमारी आयरन नेल होगी उसके ऊपर हमें इस वायर को ऐसे करके टाई करते रहना है, इस तरीके से कॉइलिंग करके। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कॉइलिंग है ये ओवरलैप ना हो, मतलब कि एक जो कॉइल है वो दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नीटली इनको हमें कॉइल करना है इस तरीके से। सो व्हाट वी कैन सी इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ कि यहाँ पर हमें एक आयरन नेल के ऊपर इस तरीके से कॉइलिंग कर देंगे। कॉइलिंग करने के बाद हमें ये वायर्स इसके साथ अटैच करने हैं, जैसे कि हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं। तो इसके जो फ्री एंड्स थे इस कॉइल के, उनको हमने अटैच कर दिया किसके साथ? यहाँ पर एक सेल या बैटरी के साथ। फिर हमने यहाँ पर स्विच रखा है जिससे कि हम करंट को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, और ऑन या ऑफ़ करने पर इसमें करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो होगा तो हम यहाँ पर लेके आएंगे कुछ स्मॉल पिन्स को। ये ऑल पिन्स भी हो सकती हैं या सेफ्टी पिन्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम इनको लेकर आए हैं टुवर्ड्स द फ्री एंड ऑफ द आयरन नेल, और जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाएंगे तब हम देखेंगे कि ये जो आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल है, ये इन पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और ये आयरन नेल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कब करेगी? जब हम इसमें पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देंगे, पास होने देंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो आयरन नेल है अभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये टेम्प्रेरी होता है, और जब हम यहाँ पर जो स्विच है इसको ऑफ़ कर देंगे और इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ़ कर देंगे तो ये जो आयरन नेल है वो इन पिन्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी, यानी कि उसका मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये कैसा मैग्नेट था? एक टेम्प्रेरी मैग्नेट। ये तभी तक मैग्नेट की तरह काम करेगा जब तक कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को ऑफ़ करते ही ये अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगा। तो इस तरह के जो मैग्नेट हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. Such coils are called electromagnets. Electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. अब यहाँ पर तो ये बहुत ही स्मॉल पिन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और अच्छा इसमें आयरन का मटेरियल यूज़ करते हैं तो, और इससे हैवी लोड्स को भी लिफ्ट किया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं क्रेन्स में, द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। जो क्रेन्स हम देखते हैं जो हैवी लोड्स को लिफ्ट करती हैं, उनमें भी क्या लगा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करके हम किसी हीप में से मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी अलग से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स यूज़ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। डॉक्टर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके कई बार पेशेंट की जो आईज़ हैं वहाँ से मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट कर लेते हैं। मैनी टॉयज़ ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर भी और टॉयज़ के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक बेल।
तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। इसके अंदर भी क्या लगा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिगर 14.20 शोज द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है यहाँ पर गिवन। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन एन आयरन पीस। तो कॉइल ऑफ वायर यहाँ पर लगी हुई है। The coil acts as an electromagnet. An iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet. There is a contact screw near the iron strip. यहाँ पर हम देख सकते हैं ये contact screw है. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. It then pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip strikes. ये hammer लगा हुआ है यहाँ पर, ये हम देख सकते हैं. Hammer at the end of the stripe strikes the gong of the bell to produce a sound. तो इस तरीके से sound produce होती है. However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. Current through the coil stops flowing. Will the coil remain an electromagnet? तो यहाँ पर electromagnet का use करके इस बेल को ये हैमर हिट करता है. कॉइल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना रोक देते हैं तो ये कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी उस टाइम पर. एंड इफ़ it no longer attract the iron strip. The iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. This process is repeated in quick successions. The hammer strikes the gong every time the circuit is completed. तो ये जो हैमर कब स्ट्राइक करेगा इस गॉन्ग को? जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा, और जब इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होगा तो ये इसको हिट नहीं करेगा. तो इस तरीके से ये साइकिल यहाँ पर सक्सेशंस में चलती रहती है और हैमर स्ट्राइक करता रहता है गॉन्ग को एवरी टाइम जब भी सर्किट कंप्लीट होता है. और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है. सो विद दिस वी कम टू द end of this chapter.